1999 में लंदन की एक आनुवंशिकी प्रयोगशाला को अफ्रीका के जिम्बाब्वे की दूरस्थ पहाड़ियों में रहने वाली एक छोटी जनजाति से रक्त के नमूने प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों ने सामान्य परिणामों की उम्मीद करते हुए यह परीक्षण किया। इसके बदले उन्हें जो मिला उससे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला डीएनए मार्कर अफ्रीकी नहीं था। यह संयोगवश नहीं था। यह मानव इतिहास में अब तक पहचाने गए सबसे विशिष्ट, सबसे अनन्य आनुवंशिक चिन्हों में से एक था। एक ऐसा मार्कर जो लगभग पूरी तरह से प्राचीन इजराइल के वंशानुगत पुरोहितों में पाया जाता था, और यह एक बंटू भाषी अफ्रीकी जनजाति के रक्त में पूरी तरह से अक्षुण्ण रूप में मौजूद था, ना जो मुख्य धारा के इतिहास का कभी भी एक बार भी हिस्सा नहीं रहा था। इस जनजाति को लेम्बा कहा जाता है। वे अफ्रीकी भाषाएं बोलते हैं। वे अफ्रीकी गांवों में रहते हैं। उनके सभी पड़ोसी अफ्रीकी हैं, लेकिन उनका डीएनए 7000 किलोमीटर उत्तर की ओर इशारा कर रहा था, यरूशलेम के प्राचीन पुरोहित वंश की ओर। वैज्ञानिकों ने इसे उल्लेखनीय बताया, कुछ लोगों ने इसे असंभव बताया, लेकिन इस कहानी को वास्तव में असाधारण बनाने वाला पहलू यह है कि लेम्बा लोग स्वयं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि वे 3000 वर्षों से यही कहते आ रहे थे और किसी ने नहीं सुना। अगर आप अनकही कहानियों और प्राचीन डीएनए के रहस्यों के शौकीन हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और क्या आपने कभी अपना डीएनए टेस्ट करवाया है? क्या उसमें कुछ अप्रत्याशित सामने आया? क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहेंगे। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेम्बा जनजाति की एक कहानी है जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी हर बच्चे को सुनाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। हमारे पूर्वज यहूदी थे। वे सेना नामक शहर में रहते थे। उन्होंने एक विशाल समुद्र पार किया। वे दक्षिण की ओर यात्रा करते रहे, और हम उनकी संतान हैं। 100 साल से भी अधिक समय तक इतिहासकारों ने इसे लोक कथा के रूप में माना। एक अच्छी कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के विद्वान प्रोफेसर ट्यूडर पारफिट ने इसे गंभीरता से लेने का फैसला किया। उन्होंने यमन, अफ्रीका और प्राचीन व्यापार मार्गों की यात्रा करते हुए कई वर्ष बिताए, सेना नामक इस रहस्यमय शहर को खोजने की कोशिश में, और उसे वह मिल गया। यमन की हदरामौत घाटी में एक वास्तविक प्राचीन व्यापारिक बस्ती, न जो अरब प्रायद्वीप को पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाले ऐतिहासिक समुद्री मार्गों पर ठीक उसी स्थान पर स्थित है। जब पारफिट ने बाद में यमन के हदरामौत क्षेत्र में रहने वाले लोगों से डीएनए के नमूने एकत्र किए, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें एक पल के लिए सांस रोक देने वाला अनुभव कराया। उनके वाई क्रोमोसोम लेम्बा के वाई क्रोमोसोम से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते थे। पीबीएस नोवा से बात करते हुए पारफिट ने खुद कहा, संभावना यही है कि वाई गुणसूत्र दक्षिण अरब से आया था। यहूदी दक्षिण अरब में रहते थे। 100 पीढ़ियों से चली आ रही एक मौखिक परंपरा, उन लोगों द्वारा जो पढ़ या लिख नहीं सकते थे, ने सटीक भौगोलिक स्मृति को संरक्षित रखा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि पता लगाने से काम वे कहां से आए थे यह एक अलग बात थी। पता लगाना कौन, वे जिनसे उतरे थे, यही वह हिस्सा था जिसने सब कुछ बदल दिया। वर्ष 2000 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के आनुवंशिकीविद प्रोफेसर मार्क थॉमस ने उस दशक के सबसे चर्चित आनुवंशिकी शोध पत्रों में से एक प्रकाशित किया। उन्होंने और उनकी टीम ने 6 अलग अलग आबादी, लेम्बा, बंटू, यमनी, सेफर्डिक यहूदी, अश्केनाजिक यहूदी और अन्य में 399 वाई गुणसूत्रों का विश्लेषण किया। परिणाम स्पष्ट थे। लेम्बा वाई क्रोमोसोम 2 श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित थे, सेमिटिक और बंटू। 67.6% सेमिटिक मूल के थे, जबकि केवल 32.4% बंटू मूल के थे। उप सहारा अफ्रीका में रहने वाली एक जनजाति के लिए यह असाधारण था, लेकिन असली खबर प्रतिशत नहीं थी। यह लेम्बा जनजाति के भीतर का एक विशिष्ट कबीला था।
बुबा कबीला। जब थॉमस और उनकी टीम ने बुबा कबीले के डीएनए का अलग से अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। बुबा कबीले ने इसे आगे बढ़ाया। कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप यहूदी पुरोहित वर्ग का आनुवंशिक चिह्न 50% आवृत्ति पर पाया गया। इस बात को एक पल के लिए समझने दीजिए। कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप यहूदी धर्म का सबसे विशिष्ट आनुवंशिक मार्कर है। यह लगभग 50% कोहेनिम वंशानुगत यहूदी पुजारी, जिनका वंश मूसा के भाई हारून से सीधा जुड़ा है, में पाया जाता है। सामान्य यहूदी आबादी में यह केवल 10 से 15% पुरुषों में ही पाया जाता है। गैर यहूदी आबादी में यह लगभग न के बराबर है। और यह यही था, जिम्बाब्वे की एक अफ्रीकी जनजाति में। प्रोफेसर पारफिट ने जब यह परिणाम देखा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, पश्चिमी देशों में यहूदी पुरोहिती परंपरा कोहेन नामक परिवारों के माध्यम से जारी रही और ठीक उसी तरह पुरोहिती वंश बुबा परिवार के माध्यम से भी जारी रहा। अब यहां वो हिस्सा है जिस पर आपको रुक कर सोचने की जरूरत है। लेम्बा की मौखिक परंपरा में बुबा कबीला कोई साधारण कबीला नहीं है। उन्हें संस्थापक पुरोहित वंश के रूप में वर्णित किया गया है। वे जिन्होंने जनजाति को इजराइल से बाहर निकाला, वे जिन पर पवित्र वस्तुओं को ले जाने का भरोसा किया गया था, वे जिन्होंने कानूनों का पालन किया। मौखिक स्मृति और डीएनए बिल्कुल एक ही कहानी बता रहे थे, दो पूरी तरह से अलग दिशाओं से जो 3000 वर्षों से अलग थीं। लेकिन फिर 13 साल बाद एक वैज्ञानिक ने दोबारा परीक्षण किया और कहानी और भी जटिल हो गई। 2013 में दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय में मानव आनुवंशिकी विभाग की प्रमुख डॉक्टर हिमला सुडियाल ने उसी आनुवंशिक परीक्षण का एक उच्च रिजोल्यूशन संस्करण चलाया। इस नए परीक्षण में एक्सटेंडेड कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप नामक एक तकनीक का उपयोग किया गया, जो मार्कर का अधिक सटीक संस्करण है, जिसमें मूल जनसंख्या का सटीक पता लगाने के लिए अतिरिक्त डेटा बिंदु शामिल हैं। और डॉक्टर सुडियाल का परिणाम अलग था। जिन लेम्बा पुरुषों में मूल कोहेन मार्कर के लिए सकारात्मक परीक्षण आया था, उनमें से किसी का भी मिलान विस्तारित संस्करण से नहीं हुआ। उनका हैप्लोटाइप मौजूद था, लेकिन यह सटीक आधुनिक यहूदी पुरोहित मार्कर से उत्परिवर्तन के 5 चरणों की दूरी पर था। लेम्बा समुदाय के लिए यह एक दर्दनाक क्षण था। 13 वर्षों से अधिक समय से वन डीएनए परिणाम उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। उनके बच्चों को स्कूलों में इसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। दुनिया उन्हें अलग तरह से पहचानने लगी थी और अब विज्ञान कह रहा था कि यह हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है। लेकिन लोगों ने उस शीर्षक में जो बात नजरअंदाज कर दी वह यह है, डॉक्टर सुडियाल ने कभी यह नहीं कहा कि लेम्बा लोगों का कोई सेमिटिक पूर्वज नहीं था। उनके वाई क्रोमोसोम में अभी भी अधिकांश सेमिटिक अंश हैं। संबंध वास्तविक है। जो बदला है वह यह है कि उनकी आनुवंशिक जड़ें मध्ययुगीन यहूदी पुजारियों की ओर इशारा नहीं करती। वे किसी प्राचीन वंश की ओर इशारा कर सकती हैं, बहुत प्राचीन, कुछ ऐसा जो पुजारियों से पहले मौजूद था, धर्म से पहले, मंदिर से पहले। यह तब की बात है जब यहूदी धर्म का कोई नाम भी नहीं था। जब वैज्ञानिक डीएनए पर बहस कर रहे थे, द प्रोफेसर पारफिट जिम्बाब्वे के हरारे में एक संग्रहालय के भंडारगृह में थे और उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा खोजा था जिसने आनुवंशिकी पर होने वाली बहस को लगभग गौण बना दिया था। यह लकड़ी की एक वस्तु थी, पुरानी, नक्काशीदार, लगभग बेलनाकार, एक बड़े ढोल के आकार की। लेम्बा भाषा में इसका नाम है लुंगुंडू ड्रम। इसका अर्थ है गरजने वाला ढोल। और लेम्बा जनजाति के अनुसार यह महज एक प्राचीन कलाकृति नहीं है। इसका निर्माण अब्राहमिक जगत की सबसे पवित्र वस्तु वाचा के संदूक के भौतिक अवशेषों से किया गया है। अब इससे पहले कि आप इस दावे के बारे में अपनी राय बनाएं, लेम्बा लोगों का इस बारे में क्या कहना है यह सुनिए, और फिर यह सुनिए कि वैज्ञानिकों ने परीक्षण करने पर क्या पाया। लेम्बा की मौखिक परंपरा में ngoma लोगों का बहुत ही विशिष्ट विवरण दिया गया है। कहते हैं कि यह जमीन को छू नहीं सकता था। इसे खंभों पर रखकर न छल्लों में डालकर ले जाना पड़ता था।
इसे केवल सही वंश के खतनाशुदा पुजारियों द्वारा ही छुआ जा सकता था। इससे एक प्रकार की दिव्य अग्नि निकलती थी जो शत्रुओं को नष्ट कर सकती थी, और अगर कोई लेम्बा पुजारी इसे गलत तरीके से छूता तो उसकी जान भी ले सकती थी। ये विवरण अस्पष्ट नहीं है। ये बाइबल में वर्णित वाचा के संदूक का लगभग शब्दशः वर्णन है, जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 4 पद 15 में वर्णित है। एक लेम्बा बुजुर्ग ने प्रोफेसर पारफिट को सीधे बताया, यह यरूशलेम के मंदिर से आया था। हम इसे अफ्रीका के रास्ते यहां लाए थे। फिर वैज्ञानिक परीक्षण का समय आया। गोमा लुंगुंडू उप सहारा अफ्रीका में अब तक बरामद की गई सबसे पुरानी लकड़ी की वस्तु है, और इसकी लकड़ी की प्रजाति बबूल है। ठीक वही लकड़ी जिसका उल्लेख निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 पद 10 में वाचा के संदूक के निर्माण के लिए किया गया है। अब यहीं पर प्रोफेसर पारफिट का सिद्धांत वास्तव में साहसिक बन जाता है। उनका मानना है कि ngoma आर्क की नकल नहीं है। उनका मानना है कि इसका निर्माण किया गया था आसपास मूल संरचना का एक भौतिक टुकड़ा, कि इस लकड़ी की वस्तु के अंदर कहीं सदियों से विघटित होने से पहले संदूक के वास्तविक अवशेष कभी मौजूद थे। वह जिस सबूत की ओर इशारा करता है, ngoma के आधार पर बना एक छोटा जानबूझकर खोदा गया छेद। यह कोई क्षति नहीं है, न ही कोई क्षय। यह एक कृत्रिम खालीपन है, मानो इसके अंदर कुछ रखा गया हो और फिर उसे वहीं छोड़ दिया गया हो, जो धीरे धीरे धूल में बदल गया। पारफिट ने 8वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अरबी ग्रंथों के माध्यम से संदूक की यात्रा का पता लगाया। उन्हें यमन के रेगिस्तान में अलग थलग बस्तियों में रहने वाले यहूदी समुदायों के संदर्भ मिले, जो एक पवित्र इन खतरनाक वस्तु की रक्षा कर रहे थे, जिसे किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने उस सूत्र का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर यात्रा की, पूर्वी अफ्रीका से होते हुए, जिम्बाब्वे से होते हुए, जब तक कि वह ngoma में समाप्त नहीं हो गया, जो हरारे के एक भंडारगृह में भुला दिया गया था, यह ठीक उसी स्थान पर जहां लेम्बा की मौखिक परंपरा के अनुसार वह होना चाहिए था। अब इस दावे को चुनौती दी गई है, इस पर बहस हुई है। पारफिट खुद मानते हैं कि सबूत निर्णायक नहीं है, लेकिन वे कोई मामूली शोधकर्ता नहीं हैं। वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक में स्थायी प्रोफेसर हैं। लेम्बा जनजाति पर उनके डीएनए शोध की सहकर्मी समीक्षा की गई थी और इसे प्रकाशित किया गया था। अमेरिकी मानव अनुवांशिक जर्नल ऑन ngoma जनजाति पर लिखी उनकी पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित एक वृत्त चित्र में दिखाया गया था। और एक और बात है जिसका जिक्र कोई नहीं करता। पवित्र संदूक ताबूत ए सकीना की अवधारणा का उल्लेख स्वयं कुरान के सूरह अल बकरा की आयत 248 में मिलता है। अल्लाह इसे शांति और मूसा और हारून के परिवारों द्वारा छोड़ी गई पवित्र वस्तुओं से युक्त पात्र के रूप में वर्णित करता है। यह केवल यहूदी या ईसाई अवधारणा नहीं है, यह विश्व की साझा इब्राहिमी विरासत का न हिस्सा है। लेम्बा जनजाति ने कोई कहानी गढ़ी नहीं, बल्कि उन्होंने एक कहानी को संरक्षित रखा। उनकी लकड़ी की वस्तु वास्तव में वही है जो वे दावा करते हैं या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से नहीं दिया है। लेकिन चलिए किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे साबित करने के लिए टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं होती। आज ही किसी लेम्बा गांव में जाइए, आपको तुरंत एक बात नजर आएगी। वे सूअर का मांस नहीं खाते, उन्होंने कभी नहीं खाया। जनजाति के किसी भी लिखित इतिहास में ऐसा दर्ज नहीं है। वे इस बारे में सख्त नियमों का पालन करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाया जा सकता है। उनके पास पशुओं को जबह करने के विशिष्ट तरीके हैं, एक सटीक कट, एक विशेष प्रार्थना और रक्त का एक विशिष्ट क्रम। इस प्रथा का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि यह यहूदी शेचिता और इस्लामी हलाल दोनों से लगभग हूबहू मेल खाती है। वे सप्ताह में एक बार विश्राम का पवित्र दिन मनाते हैं। उनके पुरुष छोटी टोपी पहनते हैं, जो किसी पड़ोसी जनजाति से नहीं अपनाई गई है, न ही मिशनरियों द्वारा शुरू की गई है, बल्कि उनके संस्थापक पूर्वजों से पुरोहित पहचान के प्रतीक के रूप में चली आ रही है। जिम्बाब्वे में
उनकी कब्रों पर दाऊद का तारा बना हुआ है। ये कब्रें आधुनिक यहूदी समुदायों के साथ किसी भी संपर्क से पहले की हैं। लेम्बा समुदाय में खतना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह एक पुरोहितीय अनुष्ठान है जो विशिष्ट वंशों के भीतर विशिष्ट नियमों का पालन करते हुए किया जाता है, वही नियम जो लेवी की पुस्तक में वर्णित हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हिब्रू साहित्य के लिटोर प्रोफेसर शाये जे डोंग टी कोहेन ने लेम्बा मामले की समीक्षा की और कहा कि उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं तालमुद पूर्व इजरायली धर्म के साथ निरंतरता दर्शाती हैं, जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। उनके किसी भी बंटू पड़ोसी में इनमें से कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं है। उप सहारा अफ्रीका में लेम्बा एक सांस्कृतिक द्वीप के रूप में खड़े हैं, जो 3000 वर्षों से पूर्ण अलगाव में एक सेमेटिक धार्मिक संहिता को संरक्षित रखे हुए हैं। और फिर एक ऐसा समारोह भी है जिसे बाहरी लोगों को देखने की अनुमति कभी नहीं दी गई थी। पीढ़ियों से लेम्बा जनजाति के लोग एक अनुष्ठान को पूरी तरह से गुप्त रूप से करते आ रहे थे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई थी। जब अंततः शोधकर्ताओं को इसका वर्णन किया गया, तो यह वर्णन निर्गमन की पुस्तक में वर्णित मंदिर युग के लेवीय अनुष्ठान से मेल खाता था। एक विशिष्ट पशु, वर्ष का एक विशिष्ट समय, रक्त की एक विशिष्ट प्रक्रिया, एक विशिष्ट पुरोहित वंश के पुरुषों द्वारा संपन्न अनुष्ठान। यह समारोह शेष यहूदी जगत में 70 ईस्वी में निलंबित कर दिया गया था, जब रोमन सेना ने यरूशलेम में दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया और लेवीय पुरोहित वर्ग ने अपना कार्य खो दिया। लगभग 2000 वर्षों से ये पृथ्वी पर किसी भी जीवित यहूदी समुदाय ने इसे अपने मूल रूप में प्रदर्शित नहीं किया है। लेम्बा कभी नहीं रुका। उन्हें कभी यह संदेश नहीं मिला कि सब कुछ समाप्त हो गया है। वे अफ्रीका में थे। उनका रब्बी अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं था। उनके पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई बाहरी धार्मिक संरचना नहीं थी, और उन्होंने इसे पूरी तरह से संरक्षित रखा। इस समारोह को संपन्न करने वाले पुरुष अधिकतर बुबा गोत्र से होते हैं, वही गोत्र जिसके वंश में पुरोहिती गुणों की सर्वोच्चता निहित है, वही गोत्र जिसे मौखिक परंपरा में पुरोहिती वंश का संस्थापक माना जाता है। 3 अलग अलग सूत्र, आनुवंशिकी, मौखिक इतिहास और जीवित अनुष्ठान, सभी एक ही परिवार के एक ही लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं, और जो वही काम कर रहे हैं जो वे जाहिर तौर पर 3000 साल पहले यरूशलेम में कर रहे थे। प्रोफेसर पारफिट ने इसे सीधे शब्दों में कहा, उनकी प्रथाएं निश्चित रूप से मध्य पूर्व से है, यह अफ्रीकी नहीं है। अब यहां एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई भी वैज्ञानिक नहीं दे पाया है। यह डीएनए सेमेटिक है, लेकिन यह यहूदी पुरोहित वर्ग से भी पुराना हो सकता है। लेम्बा जनजाति में पाए जाने वाले कुछ हैप्लोग्रुप वंशों का संबंध कांस्य युग के लेवांत क्षेत्र से है, जो लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व का है। यह यहूदी धर्म के एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित होने से पहले का समय है, मंदिर के बनने से पहले का, कानून के संहिताबद्ध होने से पहले का, मूसा को ईश्वर की आज्ञाएं प्राप्त होने से पहले का। प्रोफेसर थॉमस के स्वयं के अध्ययन में एक अद्वितीय आनुवंशिक भिन्नता, जिसे हैप्लोटाइप 39 कहा जाता है, पाई गई, जो लेम्बा वाई क्रोमोसोम के 11% से अधिक में दिखाई दी, और यह पाई गई अन्य किसी आबादी का परीक्षण नहीं किया गया। येमेनी आबादी में नहीं, यहूदी आबादी में नहीं, किसी भी बंटू समूह में नहीं, केवल लेम्बा में। एक आनुवंशिक स्मृति जो पृथ्वी पर किसी और के पास नहीं है। इससे एक ऐसी संभावना उत्पन्न होती है जो सब कुछ बदल सकती है। क्या होगा यदि लेम्बा उन यहूदियों के समूह से नहीं उतरे हों जिन्होंने इजराइल छोड़ दिया था, बल्कि एक बहुत पुराने सेमेटिक पुरोहित समुदाय से उतरे हों, एक ऐसा समुदाय जो यहूदी धर्म को औपचारिक नाम मिलने से पहले अस्तित्व में था, एक ऐसा समुदाय जो अंततः अब्राहमिक धर्मों के रूप में विकसित हुए। उनमें से एक ने अफ्रीका की ओर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, जबकि शेष विश्व अभी भी उन सभ्यताओं का निर्माण कर रहा था जो बाद में धर्म ग्रंथों की रचना करेंगी। माना जब शोधकर्ताओं ने लेम्बा समुदाय के बुजुर्गों को बताया कि उनका डीएनए
यहूदी धर्म से भी पुराना हो सकता है। वहां तो बुजुर्गों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मौखिक परंपरा में कभी यह नहीं कहा गया कि हम यहूदी हैं। यह कहा, हम वो लोग हैं जिन्होंने आग को जलाए रखा, हमने कानूनों का पालन किया, हमने बॉक्स को आगे बढ़ाया, आज हम यहीं पर हैं। गोमा लुंगुंडू की प्रतिमा हरारे स्थित जिम्बाब्वे मानव विज्ञान संग्रहालय में रखी है। इसका कार्बन डेटिंग किया जा चुका है, इसकी तस्वीरें ली जा चुकी हैं, इसका विश्लेषण भी किया जा चुका है। इसके आधार पर स्थित वह छेद जहां पारफिट का मानना है कि कभी किसी प्राचीन वस्तु का एक टुकड़ा मौजूद था, से कभी भी डीएनए निष्कर्षण नहीं किया गया है। किसी ने यह नहीं पूछा कि उस खाली जगह के अंदर कोई जैविक पदार्थ बचा है या नहीं। जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में वे पुरातात्विक स्थल जहां लेम्बा की मौखिक परंपरा के अनुसार उनकी सबसे पुरानी अफ्रीकी बस्तियां स्थित थीं, वहां आज तक कोई व्यवस्थित खुदाई नहीं की गई है। इस जनजाति के भौतिक प्रवास के अभिलेख, उनकी कब्रें, उनकी कलाकृतियां, उनकी भौतिक संस्कृति को कभी भी पूरी तरह से पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सका है। प्राचीन डीएनए विज्ञान मानव इतिहास में किसी भी समय की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। अगले दशक के भीतर ये उपसहारा अफ्रीका के दफन स्थलों से प्राप्त नमूनों से ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जो लैम्बा की उत्पत्ति के बारे में हमारे अब तक के ज्ञान की पुष्टि या उसे पूरी तरह से उलट सकते हैं। अगला अध्ययन इस पूरी कहानी को बदल सकता है। एक बार एक शोधकर्ता ने लेम्बा समुदाय के एक बुजुर्ग से पूछा, आप दुनिया को अपने लोगों के बारे में क्या बताना चाहते हैं? उन्होंने काफी देर तक कैमरे की ओर देखा, फिर उन्होंने कहा, हम हमेशा से जानते थे कि हम कौन हैं, हम बस आप लोगों के समझने का इंतजार कर रहे थे। इथियोपिया के पहाड़ी इलाकों में एक समुदाय है, बीटा इजराइल, जो यही दावा करता है। वही संदूक, वही पुरोहित वर्ग, वही वंश जो स्वयं सुलेमान तक जाता है। उनका डीएनए बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है, और इन दोनों दावों के बीच का विरोधाभास एक ऐसा रहस्य है जिसे न तो आनुवंशिकी और न ही धर्मग्रंथ सुलझा पाए हैं। वह कहानी आगे आएगी।